प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय काफी दिलचस्प है, राजनीति से जुड़ा हुआ है लेकिन गजब का है। हमारा आज का विषय है भाजपा मुक्त भारत, संकल्प या सपना। संदर्भ यह है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव, एक तरफा जीत हासिल करते हैं तेलंगाना में। पिछले कुछ समय से परेशान है और परेशान होने की वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में कुछ जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो गई। सक्रिय होने के साथ साथ कुछ समर्थन भी व्यक्त कर बैठी। समर्थन इस रूप में दिखा कि तेलंगाना के अंतर्गत जब नगरीय निकाय चुनाव हुए तो हैदराबाद में अच्छी खासी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। तब से ही चंद्रशेखर राव के सुर, ताल, लय सब कुछ भाजपा के संदर्भ में बिगड़ी हुई है। अब चंद्रशेखर राव भारत भ्रमण पर निकले हैं और इसके तहत बिहार गए। बिहार में नीतीश कुमार, जिन्होंने अभी अभी भाजपा से तलाक लिया है, उनके साथ मंच साझा किया। तेजस्वी यादव के साथ में नया नया निकाह किया है नीतीश कुमार ने, उनको भी साथ में बिठाया और कुल मिलाकर वहां पर तमाम बातें कहते कहते कहा कि अब हम भाजपा मुक्त भारत के लिए काम करेंगे, भाजपा मुक्त भारत हो जाएगा। और इसके तहत जब उनसे सवाल किया गया क्या आप थर्ड फ्रंट बना रहे हैं, तो उन्होंने दावा किया थर्ड फ्रंट की क्या बात होती है, हम मेन फ्रंट होंगे। तो इस उम्मीद के साथ में जब चंद्रशेखर राव ने यह बात कही, नीतीश कुमार का समर्थन मिला। इधर शरद पवार विपक्ष का एक कद्दावर चेहरा है, अपने आप को पिछले 5 दशक से राजनीति में साबित किए हैं। उन्होंने 2 बातें कही। उन्होंने एक बात तो नरेंद्र मोदी के संदर्भ में कही कि नरेंद्र मोदी ऐसे निकलेंगे, इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। दूसरा उनका कहना था कि समय आ गया है कि विपक्ष एकजुट हो, न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाए और न्यूनतम साझा कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच में जाए और जनता के बीच में भाजपा और मोदी का विकल्प बने। ये दोनों बातों पर ही आज हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो अस्तित्व में 1980 में आई थी, वह पार्टी की आज की तारीख में मौजूदा स्थिति यह है कि 543 लोकसभा सीटों में से 303 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। देश भर में विधानसभा के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो 4000 के करीब विधायक होते हैं, उनमें से 1400 से ज्यादा विधायक इस समय भारतीय जनता पार्टी के हैं। कार्यकर्ताओं की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का स्वयं का आंकड़ा 10 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ताओं की बात इस देश के संदर्भ में कहता है। मतों की बात करें तो 22-23 करोड़ मत भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आते हैं। उस पार्टी के संदर्भ में दावा है कि इस भाजपा से मुक्त भारत को करा देंगे। इसको हम संकल्प की दृष्टि से देखें या सपने की दृष्टि से, आज ये बात उपहास का विषय हो सकती है, पर हकीकत में अगर दृष्टि डालें तो जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 अप्रैल 1980 को मुंबई के मैदान में कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, उसके बाद पार्टी ने कुल जमा 1984 के आम चुनाव में 2 सीटें जीती थी। पर 2 सीटें जीतने वाली पार्टी आज 303 सीटों के साथ सामने नजर आती है। तो जिस टीआरएस के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, उस टीआरएस की 119 विधानसभा सीटें हैं तेलंगाना में, उसमें से 103 सीट हैं। लोकसभा की अगर बात करें तो टीआरएस की 9 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर भाजपा से तो बहुत बेहतर स्थिति है। तो फिर चंद्रशेखर राव की बात को हवा में उड़ाना चाहिए या गंभीरता से लेना चाहिए, इसे ध्यान में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और राजनीति से जुड़े इस अहम विषय पर कुछ गंभीर बात करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र भी उम्मीद जगाने वाला है। कमाल का विचार सूत्र हमें मिला है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके संदर्भ में कांग्रेस भी अभिभूत रहती है और भाजपा भी। उनकी कही हुई बात है, उन्होंने कहा था कि कर्तव्यनिष्ठ पुरुष कभी निराश नहीं होता। तो सरदार पटेल साहब ने ये जो बात कही थी, तो फिर चंद्रशेखर राव, शरद पवार, नीतीश कुमार, इनकी बातों के संदर्भ में गंभीरता से हम क्यों ना ले लेते और इसके साथ अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय जी इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो हमारे साथ हैं। लव कुमार जी हैं हमारे साथ में, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता के तौर पर मौजूद है। और इन तीनों से मुकाबला करने के लिए एक दमदार प्रवक्ता हमारे साथ है, वो डॉक्टर हितेश वाजपेयी के तौर पर है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, चिंता मत कीजिएगा, आपकी क्षमताओं से हम अभिभूत रहते हैं, तो मानते हैं इन 3 के मुकाबले एक भी कमजोर नहीं पड़ेगा। और चर्चा की शुरुआत भी आपसे ही करते हैं। आप विपक्ष मुक्त भारत के संदर्भ में बात करते थे, कांग्रेस मुक्त भारत की बात तो आपने कही ही थी। अब आपका दांव आप पर ही लागू करने की कोशिश, इस पर हम बात करते हैं। पर उससे पहले उस बयान को सुन लेते हैं, जो एक बयान चंद्रशेखर राव का और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी का। उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया लेते हैं
इस संकल्प के संदर्भ में, सपने के संदर्भ में, या जो भी आप मान रहे हो? भी विपक्षी दल है देश में, सारे एकजुट होकर, ताकत जुटाकर, शक्ति जुटाकर बीजेपी मुक्त भारत का नारा देना चाहिए और बीजेपी मुक्त भारत को हासिल करना चाहिए। तभी देश फिर से खड़ा हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। 15 अगस्त को लाल किले से भी कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है, तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये दो बयान हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आपकी प्रतिक्रिया? आपकी पार्टी मुक्त भारत, अब इस पर काम करने की जरूरत महसूस हो रही है, क्या कहते हैं? देखिए, आपने बहुत सारा डेटा रख ही दिया है और उस डेटा में आप खुद देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स के अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो हम प्रथम स्थान पर हैं और वो है 55.8, 303 सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी। और बाकी हमारे जो साथी हैं उनके साथ मिलके हम, आप समझ ही सकते हैं कहाँ पहुंच सकते हैं। और दूसरे लेवल पे कौन है आप बताइए? श्रीवास्तव साहब भी मुस्कुरा देंगे और अजय जी भी मुस्कुरा देंगे कि दूसरे नंबर पर 9.76 के साथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस है जी। तो मैं जो कहना चाहता हूं, उसके बाद सभी दल है जिसकी आपने बातचीत करी है जी, लोकसभा सीटों की हम बातचीत करें तो ये बताना भी बहुत जरूरी है हिमांशु जी कि जो डिफरेंस है, जो प्रोपोर्शन है, वो बड़ा एक डिसप्रोपोर्शनेटली हमारे पक्ष में आ गया जी। ये तो आप मानेंगे। 1980 से हम लोगों ने तय किया था कि हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम करेंगे और आप कह सकते हैं कि लगभग 50 साल भी अभी हमारे पूरे नहीं हुए जी। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में ये परफॉर्मेंस कोई खराब तो नहीं है जी। हमें कुछ अलग होगा तभी आज हम 55-56% सीटें लोकसभा में हम लेकर चल पा रहे हैं जी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों का जवाब जनता देती है हिमांशु जी। नहीं, लेकिन अभी हमारे सवालों का उत्तर हितेश जी आपसे अपेक्षित है, जनता के पास बाद में जाएंगे। अभी तो आप है ना हमारे साथ में। आपसे जानने की बात यह है कि देश आजाद हुआ था 1947 में, पहले आम चुनाव हुए थे 1951 में, इसके बाद से लेके तकरीबन 70 साल तक कांग्रेस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देश में शासन में रही। तब जाके आपको ये नारा लगाने की या ये संकल्प जाहिर करने की जरूरत आन पड़ी कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। मतलब कांग्रेस ने जो कुछ भी किया था उसमें उसे 60-70 साल ऐसे लगे थे जिसमें आपको लगा कि इस पार्टी का अस्तित्व रहना नहीं चाहिए। आपसे जानना यह है कि इन 8 सालों में आपने क्या ऐसा कर गुजरा है, ये तमाम राजनीतिक दलों को लग रहा है कि आप और आपकी पार्टी का रहना देश हित में नहीं है, इसलिए भाजपा मुक्त भारत की बात कही जाने लगी। तो जानना यह है आपसे, 8 साल में क्या गुल खिला दिया आपने ऐसा जिसके चलते भाजपा मुक्त भारत की कहनी पड़ी? कांग्रेस के संदर्भ में 70 साल लग गए आपको ये बात जाहिर करने में, अपने मनोभाव। देखिए, जो ईडी आप सोचिए काम करती थी तो 1000 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाती थी, वो लाख करोड़ को क्रॉस करने की स्थिति में आ रही है जी। तो यही तो जनता चाहती थी जी। दूसरा दल क्या चाहते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण लोकतंत्र में लोग क्या चाहते हैं ये होता है। आपने जरूर बोल दिया उसको छोड़ दो, उसको छोड़ के थोड़ी ना लोकतंत्र होता। आप हमें मिसगाइड कर रहे हो जी। हमें तो क्या है, जनता क्या चाहती है ध्यान देना पड़ेगा और हमने उसी पर ध्यान दिया, उसका नतीजा है आज। फिर मैं आपको संख्या के उसमें लेकर जाता हूं कि कभी इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछना चाहिए कि क्या कारण हो गया कि 56% पर एक दल है और बाकी सब जो दल हैं वो 44 पर आ गए। अरे इतना मुग्ध होने की बात नहीं है डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी। 412 सीटें थी 1984 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की, आज दहाई में आंकड़े में सिमटी हुई है। अभी आप उससे बहुत पीछे हैं। जब सबसे लोकप्रियता के चरम पर आप अपने आप को महसूस करते हैं
तो भी कांग्रेस के पासक में नहीं, कांग्रेस ने इससे ज्यादा सीटें अनगिनत बार जीती हैं आपके मुकाबले में, ये आपके ध्यान में रहे। लेकिन मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, अगले चरण में आपसे जुड़ता हूं और मैं आता हूं सीधे ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी के पास और ब्रजमोहन जी से जानना चाहता हूं क्या हो गया ऐसा। ब्रजमोहन जी, शरद पवार जी अकेले में तो नरेंद्र मोदी जी से घंटों बात कर लेते हैं और सार्वजनिक मंच पर आते हैं बोलते हैं तो बड़ा ही गलत आदमी निकला भाई। थोड़ा समझाएंगे आप, हम समझ नहीं पा रहे आप लोगों की पीड़ा को, आपकी मनोदशा को, आपके संकट को। मैं सोचता हूँ आदरणीय शरद पवार साहब ने जी कोई ऐसा कटाक्ष नहीं किया है जिसको हम इतना अन्यथा लें। जी उनका कहना ये, उन्होंने जो कहा, किसी ने प्रश्न पूछा उनसे जी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि वो आपकी उंगली पकड़ के राजनीति में आए जी, तो उन्होंने ये जवाब दिया उस पत्रकार को कि बिल्कुल ठीक बात है, उन्होंने ये कहा था पर मुझे नहीं मालूम था कि उंगली पकड़ने वाला व्यक्ति इतना ताकतवर होगा जी। तो ये तो उन्होंने उनकी प्रशंसा की है। तो मैं सोचता हूँ इस पे अन्यथा लेने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन जो एक प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है जी, आदरणीय शरद पवार साहब ने यह कहा कि ये समय आ गया है जब सारे उन राजनीतिक दलों को जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं है और जो ये मानते हैं कि इस देश में लोकतंत्र को पूरी तौर से तहस नहस करने का काम चल रहा है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को रोका जाना जरूरी है जी। जो लोग इस विचारधारा से सहमत है, जो इस बात पे विश्वास करते हैं, ऐसे सारे लोगों को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के, न्यूनतम जिसके आपने अभी हवाला दिया, वो कार्यक्रम बनाने के साथ हम लोगों को एकजुट होने का काम करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने इसके बहुत पहले इस बात को कहा था कि जिस राज्य में जो राजनीतिक दल मजबूत है उसको वहां हम ये अवसर दें कि वो अपने प्रत्याशी को ज्यादा से ज्यादा चुनाव जिता के ला सके जी। उसके पीछे आदरणीय शरद पवार की मंशा ये रही है कि वहां हम मतों का विभाजन ना होने दें। जैसा कि अभी आपने कहा कि कुल मिला के इस मुल्क में 37% मत मिले भारतीय जनता पार्टी को और 63% मत ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले। यदि इन मतों को इकट्ठा करने का प्रयास नहीं होगा तब तक किसी भी हालत में हम भारतीय जनता पार्टी ऐसी ताकतवर पार्टी से सत्ता की वापसी नहीं करा पाएंगे। ब्रजमोहन जी, मेरे दो सवाल हैं आपसे। आपने उल्लेखित किया कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैंने जो है शरद पवार की उंगली पकड़कर चलना सीखा। हमने इतिहास के पन्नों में पढ़ा यह है कि जो गुरु होता है शिष्य उसे गुरु दक्षिणा देता है, पर यहां उल्टा है। पवार जी अभी भी नरेंद्र मोदी जी के इतने बड़े मददगार क्यों होना चाहते हैं, ये बात हम नहीं समझ पा रहे। आपने जो सुझाव बताया है, जो फार्मूला बताया है, उसमें भाजपा का कितना बिगड़ेगा नहीं पता है, पर कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने का तो पूरा सुझाव है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर कहीं कुछ रह ना जाए, उस किस्म का सुझाव माननीय शरद पवार जी का है। जो जिस राज्य में मजबूत है क्षेत्रीय दल, वो अपने लड़ा दे और बाकी हट जाए। कुल मिलाकर कांग्रेस को मैदान से हटाने के संदर्भ में जो आपका विनम्र सुझाव है, इसको क्या माने, एक। और दूसरा, आपसे जानना चाहता हूं, ये भाजपा मुक्त भारत, इस संकल्पना के साथ हैं आप या खिलाफ है? इस पर भी दृष्टि दे ही दीजिए। देखिए, इस मामले में मैं केसीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने बहुत गंभीरता से सुना जी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि भारत बीजेपी मुक्त भारत का नारा देना चाहिए। उन्होंने ये सुझाव दिया है लोगों के बीच में कि क्या आप इस नारे से सहमत हैं? लेकिन मैं ये समझता हूं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के रूप में कि किसी भी राजनीतिक दल के वजूद को समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि मैं भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहता हूं जी, मैंने उस समय भी इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि ये हसीन ख्वाब देखने का हक तो हर एक को है, लेकिन ये कभी हो नहीं सकता कि किसी राजनीतिक दल का कोई वजूद खत्म करे। लेकिन इसका प्रयास, ये केसीआर साहब ने जो कहा, वो कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए एक माहौल बनाने की बात होती है। एक नेता को इस प्रकार की बात कहनी चाहिए। आदरणीय शरद पवार, जब आदरणीय मोदी साहब ने कहा था तो किस लिए कहा था, वो भी जानते हैं इस हकीकत में संभव नहीं है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा था। उसी प्रकार से केसीआर साहब ने कहा अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए। और जहां तक आपने जो कहा कि कांग्रेस की बात, मैं आपको एक बात बता दूं, इस मामले में शरद पवार साहब ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा, मैंने आपकी डिबेट में भी कई बार इस बात को कहा कि कांग्रेस के वजूद को खत्म करने का सोचना ये शायद संभव नहीं है। एक दूसरा, हिंदुस्तान में जब भी कोई गठबंधन तैयार होगा, मजबूत गठबंधन,
तो उसमें कांग्रेस की भूमिका नितांत जरूरी है। लेकिन इसका तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हम ये जब कहते हैं कि जो राज्यों में जो दल मजबूत है वो वहां पे प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएं, तो कई जगह ऐसी है जहां पर कि कांग्रेस बहुत मजबूत है लोकसभा की सीटों में, क्योंकि कांग्रेस पूरी पैन इंडिया पे है, लेकिन बाकी के जो दल है वो पैन इंडिया पे तो नहीं है। और फिर उनको 12 करोड़ वोट मिले 2019 के चुनाव में, जहां बीजेपी को 23 करोड़ वोट मिले थे, वहां कांग्रेस के वोट टोटल 12 करोड़ है। तो आप मेरी बात को मिस इंटरप्रिटेट कर रहे हैं डॉक्टर साहब, प्लीज आप ऐसा ना करें। ये बात बहुत ही स्पष्ट है। मैं गलत समझ रहा हूं, गलत तरीके से व्यक्त कर रहा हूं, समझ सही रहा हूं, पर ब्रजमोहन जी का आक्षेप है मेरे संदर्भ में, मैं गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूं, तथ्यों के संदर्भ में मैं ईमानदारी नहीं बरत रहा, हो सकता है। लेकिन क्या डॉक्टर अजय उपाध्याय मेरे साथ हैं? उन्हें लगता है कि ब्रजमोहन जी इतनी ईमानदार बात कर रहे हैं और कांग्रेस को ये स्वीकार करना चाहिए, कांग्रेस को अब बाकी राज्यों से अपने प्रत्याशियों को समेट लेना चाहिए, जहां जहां जैसे तेलंगाना, उम्मीद करते हैं कि अब कांग्रेस वहां चुनाव नहीं लड़ेगी, उम्मीद करते हैं कि बिहार समेट लेंगे आप अपने आप को। क्या है विपक्षी एकता का विषय ना। महाराष्ट्र चौथे नंबर पे आ गए आप, शरद पवार की पार्टी के संदर्भ में कुछ जगह खाली कर देंगे, रहेंगे कहाँ आप? एक राजस्थान, एक छत्तीसगढ़। तो डॉक्टर अजय उपाध्याय, इतनी उदारता, भाजपा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए क्या आप तैयार हैं? क्या विपक्षी एकता के लिए ऐसी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? और ये आप समझ पा रहे हैं, भाजपा को कुर्बान करने की बात है, वो कांग्रेस का काम तमाम कर देने की तैयारी बाकी राजनीतिक दलों ने कर ली है। क्या दृष्टि देख रही है डॉक्टर अजय उपाध्याय आपकी? डॉक्टर साहब, एक तो आपको मैं धन्यवाद भी दूं या यूं कहूं कि ये ट्रेंड से हटकर आपने टॉपिक रखा, ये अपने आप में आश्चर्यजनक है जी। क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में सच बात है, कोई भी चैनल इस तरह के डिबेट नहीं कर सकता जी। या तो उसकी हिम्मत नहीं है या वो करने की उसमें क्षमता नहीं है जी। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपने रखा है जी। या मुझे लगता है यही क्वेश्चन केसी राव साहब जो भी उन्होंने भी बातचीत के क्रम में रखा है, एक राजनीतिक वैचारिक आधार उनका अपना है। जो प्रश्न आप कर रहे हैं उन प्रश्नों का उत्तर मैं जरूर देना चाहूंगा जी। जिस समय भाजपा मुक्त के बदले मैं कहूंगा जिस समय कांग्रेस मुक्त की बात जिस देश में भाजपा के कुछ शीर्ष नेता, मैं सभी नेताओं की बात नहीं करूंगा, उसमें वाजपेयी जी भी इसके सहमत नहीं होंगे। एक बुद्धिमान प्रवक्ता कोई भी या बुद्धिमान कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति होगा वो इन बातों पर नहीं जाता कि कोई भी पार्टी पूरी तरह मुक्त होगी। हाँ, ये हो सकता है कि सत्ता से मुक्ति राजनीतिक पार्टियों का आपस में एक दूसरे के प्रति रहता है और होना भी चाहिए, वैचारिक आधार है, उसके लिए वैकल्पिक कार्यक्रम है और कार्यक्रमों के आधार पर यदि हम जाएंगे तो भाजपा को सत्ता से मुक्त जरूर किया जा सकता है। और मुझे लगता है केसीआर साहब ने जो बात रखी होगी इसी संदर्भ में उन्होंने रखी होगी, उनके भी आशय ही रहे होंगे। यदि कोई दुर्भावना बस ये बात कहे कि भाजपा से को देश से मुक्त कर देंगे, कांग्रेस को देश से मुक्त कर देंगे, जो क्षेत्रीय छत्रप जो पार्टियां हैं उसको देश से मुक्त कर देंगे, तो मैं मानता हूं ये देश के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होगा, क्योंकि देश को विभिन्न दलों की जरूरत है, उनके पास वैकल्पिक एक वैचारिक आधार होना चाहिए। यदि हमसे वो सहमत नहीं है तो आपके पास जाएं, आपसे सहमत नहीं है तो वाजपेयी जी के पास जाएं, उनसे सहमत नहीं है तो एनसीपी ब्रजमोहन अग्रवाल साहब के पास जाएं, लव कुमार जी के पास जाएं। ये विकल्प विविधता जो है, ये जो भारत की एकता है, यही भारत की मजबूती है और यही भारत की विविधता का। कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर उपाध्याय जी? अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों को लगे कि हम ही सबसे अच्छे हैं और इस प्रयास में अगर हम सफल हो जाएं तो इसमें मजबूती है, या हमारे से लोग असहमत रहे इसमें ज्यादा मजबूती है? भाई कोशिश है ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे सहमत हों और एक चरम स्थिति ऐसी बने जिसमें सब लोग केवल हमसे सहमत हों। अगर ऐसा सपना देख लिया, गुनाह थोड़ी कर दिया, चाहे भाजपा ने देख लिया और चाहे इस समय पे केसीआर पूरे विपक्ष के संदर्भ में सपना देख रहे हैं। आप सपनों से इतना डरते क्यों हैं? सपना देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपना अपना कब हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत प्रयास करना होता है। और आजकल सपना मत देखिए, सपना देखेंगे तो उस पर भी टैक्स लग जाएगा। मोदी जी आजकल कहते हैं कि सपना मत देखिए, नहीं तो जीएसटी लगा देंगे, तो आप जीएसटी का डर दिखाते हैं। सपना देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तथ्य पर आना चाहता हूँ। जब एनडीए जब पूरी भाजपा लगी हुई थी कि कांग्रेस मुक्त भारत करने की, दो चुनावों से कांग्रेस को जो वोट आए हैं 19.3 जो 2019 में आए और 19 बाद जो 2014 में आए जी, लगभग भाजपा को 2009 में जो वोट आए थे उनका जो टोटल परसेंटेज था 18.8 था जी। 18.8 पर उनको 116 सीट मिली थी
अलग बात है कि 19.3% वोट के बाद भी या 19.5% वोट के बाद भी हमें उस रेशियो में सीट नहीं आई है। लेकिन सीट नहीं आने का यह आशय नहीं है कि हमारा संगठनात्मक स्तर पर अटक से कटक और कन्याकुमारी से कश्मीर तक संगठन नहीं है। संगठन नहीं होता तो 2009 में जो भाजपा को सीट है और जो वोट का परसेंटेज है उससे ज्यादा हमारे पास वोट है। इसका मतलब देश में पार्टियों के प्रति लोगों का अपना रुझान है। हम सीट के टर्म में शायद नहीं आ पाए हैं, ये हमारी अलग विश्लेषण का मुद्दा है। वो अलग है, लेकिन आपने माननीय बृजमोहन श्रीवास्तव जी की बात पर कोई टिप्पणी नहीं की। क्या चाह रहे हैं आप, बचना क्यों चाह रहे हैं? जो शरद पवार जी बहुत ही वरिष्ठतम नेता है, उनका बहुत सम्मान करता हूं व्यक्तिगत तौर पे, और उनके बात पर हम कोई भी वैसा टिप्पणी करने के अधिकारी नहीं है। लेकिन वैचारिक विमर्श और चर्चा चल रही है तो जरूर ये बात मैं कहूंगा, उनका आशय शायद कभी नहीं रहा होगा कि कांग्रेस सब जगह छोड़ दे या एनसीपी ना लड़े। एनसीपी भी लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी, केसीआर भी जहां लड़ना होगा लड़ेंगे, नीतीश जी भी लड़ेंगे और कांग्रेस भी उसमें शेयर मांगेगी। हाँ, ये जरूर है कि जहां जिन पार्टियों का वर्चस्व है और प्रभुत्व है वो संख्या बल के हिसाब से अपने हिसाब से वो लड़ेगी और जीत कर सब आए, जीत के आने के बाद एक रणनीति बनाए। तो डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपसे जानना चाहूंगा, 119 विधानसभा सीटें हैं तेलंगाना में, 103 पे केसीआर है, क्या माने कि शरद पवार जी के सुझाव पर अमल करेंगे? 1 या 2 सीट भी अगर तेलंगाना में आपको लड़ने के लिए दे दी गई, आभारी रहेंगे चंद्रशेखर राव जी के? भाजपा मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए, विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस 1 या 2 सीट पर्याप्त है? डॉक्टर साहब, मैं फिर स्पष्टता के साथ कहूंगा, हम अनेकता में एकता वाले उस विचारधारा के प्रतीक हैं, गांधीवादी विचार को मानते हैं। बहुलता में एकता इस देश की संस्कृति है, सभी पार्टियों को रहना चाहिए, किसी को मुक्त करने पर हम विचार नहीं करते। हाँ, जनता के लिए सबको लड़ना चाहिए और जनता मालिक है। तो कुल मिलाकर जो पता है, साइड से निकलने की कोशिश कर लिया भाई। बहरहाल मुझे लव कुमार जी के पास आना है, लेकिन ब्रजमोहन जी को लग रहा था कि बीच में कोई हस्तक्षेप करो। एक बार संक्षिप्त में उनका हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर लव कुमार जी के पास आते हैं। बड़ी बेसब्री से मुझे उनके पास जाने की इंतजार है जी। देखिए डॉक्टर साहब, अभी 29 राज्यों में से 6 राज्यों में बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है विधानसभाओं जी, और 29 में से 5 राज्यों में गठबंधन की सरकारें हैं जी, और कई स्टेट्स ऐसी है जहां पर की बीजेपी शून्य पे, जैसे सिक्किम में 0 है, मिजोरम में 0 है, तमिलनाडु में 0 है, उनके पास विधानसभा में सीटें हैं जी। तो अभी जो आने वाले दिनों में जो चुनाव होने 2024 के जी, उसमें बहुत बड़ी भूमिका राज्यों की राजनीति की है जी। जो राज्यों की जो लीडरशिप है, राज्य में जो स्थिति है राजनीतिक दलों की, उसका बहुत बड़ा असर 2024 के इलेक्शन में पड़ने वाला है। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है ब्रजमोहन जी की। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, अब भाजपा मुक्त भारत का तो पता नहीं है, पर ब्रजमोहन जी की दलीलें बता रही हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत के संदर्भ में कहानी बन रही है। कई राज्य ऐसे हैं जिसके संदर्भ में क्षेत्रीय दलों की बहुत बड़ी भूमिका है। क्षेत्रीय दलों की बड़ी भूमिका ही अपने आप में बताती है कि कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है। विचार करेंगे ब्रजमोहन जी भी और डॉक्टर अजय उपाध्याय जी भी। मैं लौटूंगा उनसे चर्चा करने के लिए, लेकिन अभी लव कुमार जी के पास जाना चाहता हूं और उनसे जानना चाहता हूं, मेन फ्रंट बनेंगे नीतीश कुमार जी की मौजूदगी में, कहा गया है। आपके पुराने साथी के संदर्भ में जुम्मा 15-20 दिन हुए हैं, वजूद ही मिटा देने की बात कर रहे हैं लव कुमार जी। आपके खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं हो रहा? ये मेरा सवाल है। क्या आप अपनी सुविधा से कभी भाजपा के साथ, कभी भाजपा के खिलाफ, तो आप कभी भविष्य में भाजपा के साथ हो ही ना पाए, ऐसी मंशा तो नहीं है इसलिए भाजपा ही ना रहे, ये संकल्प केसीआर पटना में बोल के चले गए? आपसे डर के तो नहीं आगे ये संकल्प? ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। देखिए डॉक्टर हिमांशु जी, अभी जो संदर्भ है पूरे देश में जी, वो भाजपा से छुटकारा पाने का है जी। जिस तरह से आतंक का माहौल व्याप्त है, जिस तरह से संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, आम आदमी को आदमी से लड़ाया जा रहा है जी, हर कोई भय से सहमा हुआ है जी। कोई भी कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचता है कहीं ईडी न लग जाए मेरे पीछे, कहीं सीबीआई न लग जाए, कभी आईटी का रेड न पड़ जाए जी। जिस तरह से संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है। और आप देख लीजिए, जिस दिन से माननीय नीतीश कुमार जी उस गठबंधन से बाहर निकले जी, पूरे देश के मीडिया चैनलों पर एक चर्चा शुरू हो गई है कि मोदी का कोई विकल्प आ गया है या भाजपा को हटाने की बात शुरू हो गई है जी। अब देखिएगा 15 दिनों में 15 दिनों का डिबेट उठाकर देख लीजिए, सभी
राष्ट्रीय चैनल पर इसी बात की चर्चा हो रही है कि विकल्प के तौर पर कोई ना कोई मोदी जी के बाहर निकला है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व क्षमता पर किसी को भी रत्ती भर भी संदेह नहीं है। अरे हमें खुद संदेह है। बिहार के अंदर 42 सीटें कुल विधानसभा में आई हैं। आप देश का नेता होने की बात कर रहे हैं। आप बिहार के अंदर खुद तीसरे नंबर की पार्टी बन गए नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व के अंतर्गत, और बात कर रहे हैं कि देश में कोई विकल्प नहीं है। वाकई गंभीरता से लेंगे आपकी बात को हम लोग? नहीं, हिमांशु जी, गंभीरता से लेने की आवश्यकता पड़ती है और पूरे देश में पड़ेगी। नीतीश कुमार की जरूरत है देश को। आप देख लीजिए, आप मेरे सीटों पे मत जाइए। मैंने तो कहा कि मेरी पार्टी छोटी है लेकिन मेरा नेता इतना बड़ा है कि उसको पूरे देश में स्वीकार्यता है। आप बता दीजिए आज के डेट में। लव कुमार जी, मेरा यही तो सवाल है, जिस नेता का इतना बड़ा कद है और पूरे देश में जिसकी स्वीकार्यता है, उस नेता को उसके गृह राज्य की जनता खारिज क्यों कर देती जा रही है? लगातार सीटें घट रही हैं, लगातार समर्थन घट रहा है, लगातार प्रभाव घट रहा है, और आप बता रहे हैं देश में मोदी जी का विकल्प केवल और केवल नीतीश कुमार है। कैसे एतबार करें? हिमांशु त्रिवेदी जी, मेरी सीटें कहाँ घट रही हैं आप बताइए। इस बार मेरे खिलाफ मेरे ही सहयोगी ने, यार ने ही छुरा घोंप दिया मेरे पीठ में जी। नहीं तो मेरी सीटें कौन कौन से मॉडल लागू करके हमारे खिलाफ अपने सारे कार्यकर्ताओं को लगाकर, हम तो संगठन का काम करने, माननीय नीतीश कुमार जी को सरकार चलाने से फुर्सत कहाँ थी कि वो संगठन का काम देखते। हमारा एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसके साथ जितना बड़ा विश्वासघात हुआ। चुनाव लड़ा था हमने लोकसभा का और 16 सीटें हमने जीती है लोकसभा में। 16 सीटें, अब 5वीं सबसे बड़ी पार्टी है हम देश के। तो इसके लिए आप नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कितने आभारी हैं? भारतीय जनता पार्टी ने इसी प्रकार से क्लीन स्वीप किया देश में, तमाम उत्तरभाषी राज्यों में। राजस्थान में सरकार बनी थी 4 महीने पहले, पर सीट एक भी नहीं मिली। छत्तीसगढ़ में बनी थी, क्लीन स्वीप किया था कांग्रेस ने, पर लोकसभा की बात है 11 में से 9 सीटें भाजपा जीत गई। मध्य प्रदेश 29 सीटें, 28 सीटें भाजपा जीत गई। डॉक्टर हितेश वाजपेयी को समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, ऐसे जीत रहे थे। तो आप बताओ ना, इसके लिए आप आभारी हो नरेंद्र मोदी के, भारतीय जनता पार्टी के, या आप कह रहे हो या नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं था, जो भी था नीतीश कुमार जी का? 42 सीटें भले ही जीते हो विधानसभा में, लोकसभा हम ही जीते थे। बिहार जो है ना हिमांशु जी, तो लोकतंत्र की जननी है जी। यहाँ से लोकतंत्र की जो एक हवा चली है ना जी, 9 अगस्त को जो ऑपरेशन हुआ है ना बिहार में, वो बीजेपी मुक्त भारत। मैं बीजेपी मुक्त भारत के बारे में फिर से बोल रहा हूं, केसीआर साहब ने अगर बोला है तो निश्चित तौर पर बीजेपी को सत्ता से हटाना उद्देश्य है। और निश्चित तौर पर 24 में जब नीतीश कुमार जी ने बोल दिया 14 वाले 24 में नहीं रहेंगे, तो 14 वाले 24 में नहीं रहेंगे। ये लव कुमार जी ने साफ तौर पर कह दिया। बस मैं हितेश वाजपेयी के पास जाऊं उससे पहले लव कुमार जी इतना बता दो, ये भाजपा मुक्त भारत ही रहेगा या भाजपा मुक्त भारत के साथ कांग्रेस मुक्त भारत भी रहेगा आपका मामला, या कांग्रेस युक्त भारत के साथ में आप चलेंगे, कांग्रेस के नेतृत्व में काम करेंगे, नीतीश कुमार जी राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी एकता के लिए काम करेंगे, या अगर राहुल गांधी को करना है तो नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलना होगा? क्या चाहते हैं आप? थोड़ा स्पष्ट हो जाए। देखिए हिमांशु जी, मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा है कि जो प्रशासनिक क्षमता 17 साल मुख्यमंत्री रहने का, कई मंत्रालयों का के जिम्मा संभालने का, और नीतीश कुमार ने इस योग्यता के साथ इस काम को बखूबी निभाया है। मैं नहीं कहता जी, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्पीच कुछ दिन 15 दिन पहले का उठाकर आप देख लीजिए। वो कहते हैं नीतीश के सुशासन मॉडल का कितनी तारीफ करते करते नहीं थकते थे। कार्यकारिणी हुई इनकी पटना में, आप जेपी नड्डा जी का और अमित शाह जी का उठा कर देख लीजिए। वो कहते हैं मैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में 25 का भी चुनाव लड़ूंगा और 24 का भी चुनाव लड़ूंगा। तो नेतृत्व क्षमता पर तो मुहर इन लोगों ने पहले ही लगा दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व के सामने इनका तो नीतीश कुमार का नेतृत्व तो भाजपा ने सर्टिफाइड किया हुआ है। क्या बात करते हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय, विचार कीजिएगा, आपका नेता कहीं दिख नहीं रहा है विपक्षी एकता की मुहिम के अंतर्गत। लेकिन मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी के पास वापस आना चाहता हूं और डॉक्टर वाजपेयी से वापस बात करना चाहता हूं। कुल मिलाकर आपने लोगों को इतना परेशान कर दिया है डॉक्टर साहब, इतना हलाकान कर दिया है, इतना ज़्यादा तड़पा दिया है कि अब लोगों को लग रहा है, अर्थात विपक्षी नेताओं को, कि कुल मिला के आप लोगों को ठीक करने का समय आ गया है। इसलिए कह रहे हैं
सब भूलो, सब इकट्ठे होकर मैदान में उतरो। 63 बनाम 37 के आंकड़े के साथ में ब्रजमोहन जी भी हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय जी भी हैं, तो कुल मिलाकर 63-37 में भारी पड़ने वाला है। कितना डर रहे हैं अब आप हितेश वाजपेयी जी? देखिए हिमांशु जी, मैं चूंकि बहुत नीतिगत चर्चा है और देश के लिए अहम चर्चा है, तो मैं इस सब में ना पढ़ते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, आप देश का मूड समझिए, लोगों का मूड समझिए, और इसके आधार पर यदि दलों ने अपने अंदर शुचिता, नैतिकता, इसको लेकर यदि चेंजेस नहीं किए तो पब्लिक रिजेक्ट कर रही है। पब्लिक पारिवारिक रूप से बंधित जितने भी दल हैं उनको पब्लिक रिजेक्ट कर रही है, और ये बात बहुत अच्छे से देखने में आ रही है। कांग्रेस की भी सबसे बड़ी दिक्कत बस यही है कि उसमें से ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में अच्छे लीडर नहीं है। मैं अजय भाई की बात को समझता हूँ, ब्रजमोहन जी बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं कि जो कांग्रेस के लीडर या जिस वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं अजय भाई, वो उन लोगों का निजी अच्छे लोगों का किया गया कार्य। सत्यव्रत चतुर्वेदी जैसे लीडर हमारे मध्य प्रदेश से रहे हैं, ऐसा नहीं है, ब्रजमोहन जी खुद रहे हैं। कभी इन लोगों से पूछेगा, शरद पवार जी खुद रहे हैं, सिंधिया जी खुद रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा ना है कि ये सब लोग खराब लीडर हैं। और ऐसे ही अभी भी आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सचिन पायलट जी आपके साथ में है, भूपेश बघेल को भी मैं, आपका चैनल छत्तीसगढ़ का है, मैं उस श्रेणी में मानता हूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह आपके अच्छे नेता थे, लेकिन आपकी लायबिलिटी जो हो रही है ना, वो यही हो रही है। अब मैं क्यों डिबेट को खराब करूं, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। तो आप फिर से लोगों तक पहुंचिए, बस मेरा यही कहना है। और ये जितने हिमांशु जी आपके चैनल पे विंडोज खुली हैं, ये सब डेमोक्रेसी के फूल हैं और लोग उनमें से चुन लेते हैं साहब। तो जो अच्छा काम करेगा, जिसकी स्वीकार्यता बनेगी, उसको चुना जाएगा। और फिलहाल हम 56% से लीड कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हम अच्छा काम करते रहें और इसके आधार पर चुने जाएं। बाकी तो ठीक है, लव जी भी जो बोले वो सब स्वीकार है। अंत में तो देखिए, मोहर जनता को लगानी। जरा थोड़ा और विस्तार देते हैं ना बातचीत को, इतने जल्दी क्यों समेटना चाहते हैं? 56% को आप याद रखना चाहते हैं सीटों की शक्ल में, ये 37% को क्यों आप याद नहीं रखना चाहते हैं? 63% देश आपके खिलाफ मत व्यक्त कर रहा है, इस पर कुछ बात होनी चाहिए ना। राज्यों के चुनाव में आप सिरे से खारिज किए जा रहे हैं। किस तरीके से जिस दिल्ली में आपके तमाम शीर्षस्थ नेता बैठते हैं, उस दिल्ली में लगातार जनता आपको खारिज नहीं कर रही है, बुरी तरह खारिज कर रही है विधानसभा चुनाव में। पंजाब, कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी गोद में लेके आप घूम रहे थे, बहुत अच्छा नेता बता रहे, जैसे कांग्रेस छोड़ दी उन्होंने। उससे पहले एक बड़ा खराब नेता आप बताते थे। आपके नेताओं के लगातार, तरुण चुग राष्ट्रीय महामंत्री, उनके बयान भरे पड़े हैं मेरे पास में, जिसमें बताते हैं कि कैप्टन अमरिंदर कितने खराब नेता है, कितनी खराब सरकार है। पर आप वहां पे सिरे से खारिज हुए। लगातार सिलसिला है आपके खारिज होने का। जैसे मध्य प्रदेश में भी बैठकर अभी आप मुग्ध हैं, उस मध्य प्रदेश में भी जनता ने आपको खारिज किया था 2018 के चुनाव के संदर्भ में। जिस छत्तीसगढ़ में मुझे बैठा हुआ आप बता रहे हैं, वहां पर भी आप खारिज किए गए थे। जिस राजस्थान के संदर्भ में सचिन पायलट आपको अच्छे लग रहे हैं क्योंकि उनका मामला थोड़ा बिगड़ा हुआ है ना, तो आपको बहुत अच्छे नेता लग रहे हैं, उस राजस्थान में भी आप खारिज हुए थे। इस पर भी तो कुछ बात कीजिए, जनता के मूड को लेकर, जनता की दिशा को लेकर, जनता के मनोभाव को लेकर। देखिए हिमांशु जी, आप बहुत ही मजाकिया व्यक्ति हैं। कभी कभी आप पॉलिटिकल सटायर के चक्कर में आप अपने ही जाल में फंस जाते हैं। बताइए ना। चलिए अब आप मतों को ले लीजिए, मतों की संख्या को देखेंगे तो जिस मध्य प्रदेश में मैं बैठा हूँ, उस मध्य प्रदेश में हमारे मत अधिक थे 2018 में। वो इसलिए थे क्योंकि एक सीट पर कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया था। आंकड़ों में कहीं गफलत नहीं है डॉक्टर हितेश वाजपेयी, पूरे आंकड़ों के साथ बैठता हूँ। यही हो रहा है कि देखिए, मैंने आपका ही पैमाना रख दिया तो मैंने बता दिया कि आप अगर सीटों के हिसाब से बात करेंगे, 230 सीटें, 229 सीटों पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, उसमें जो मत आए, जो एक सीट पे चुनाव नहीं लड़ा, तो आप उसी के आधार पर अपनी मतों की संख्या को बता रहे हैं। पर वो कुल मतों के मुकाबले में 63 बनाम 37 पे कुछ तो बात कीजिए ना डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी। मैं आ रहा हूँ ना सर, आप इतना एकदम अधीर क्यों हो जाते हैं सर? आपका चैनल, आप भी गलत दबा दोगे हमारा, हम चले जाएंगे चुपचाप उठ के। देश की सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के प्रखर प्रवक्ता हैं आप, कौन गला दबाएगा? हमें पता है चैनल का तो हाथ के हाथ में ना रिमोट जी। तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे मैंने बताया, पार्लियामेंट का एक स्ट्रक्चर है, उसमें हम 56% पे हैं। आपने बोला हम उसको नहीं मानते, ओके फाइन जी, तो ठीक है। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं तो सर्वाधिक मत किस पार्टी को मिलते हैं जी, किस पार्टी को मिलते हैं?
तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ही है। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी दल से कम वोट पाकर और सरकार बना ले रहे हैं। वोटों की संख्या की बात कर रहा हूं अब मैं। तो जब सीटें भी हमारी सर्वाधिक हैं, वोट भी हमारे सर्वाधिक हैं और 10-10, 20-20% के डिफरेंस से अधिक हैं, उसके बाद भी हमको स्थान नहीं दोगे तो आपने छोटा रास्ता निकाल दिया। नहीं, आपके विरोध में ऐसा थोड़ा ना होता है हिमांशु जी, इतना आसान नहीं होती राजनीति जितने आसानी से। हाँ ठीक है, आप बचना चाहते हो तो आप छुप जाओ उसके पीछे। हिम्मत है तो हमारे सामने लड़ो और हमसे ज्यादा मत पाकर दिखाओ। इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। जो डेमोक्रेसी को समझते हैं ना, हमारे देश की डेमोक्रेसी में हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को सिलेक्ट किया है। हमने प्रेफरेंशियल वोटिंग को नहीं किया, जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं। चलिए अब मुद्दे की बात में आते हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, और मैं ब्रजमोहन जी के पास आऊं उससे पहले आपसे टिप्पणी चाहता हूं। हमारा विषय है भाजपा मुक्त भारत, संकल्प या सपना। डॉक्टर हितेश वाजपेयी के अनुसार क्या? मेरे हिसाब से मैं इसको एक डेमोक्रेसी का प्रयास मानता हूं, क्योंकि पूरा विपक्ष 10% के अंदर है, तो स्वाभाविक है जिसके पास 10%। बहुत सारे मैं देख रहा था, अधिकांश 26-27 दल तो ऐसे हैं जो 1% से नीचे हैं, तो स्वाभाविक है उनको इकट्ठे होना चाहिए, इकट्ठे होकर एक बार विचार करना चाहिए, उनका डेमोक्रेटिक अधिकार है। लेकिन अभी आप मानकर चलिए 2024 के पहले बहुत महत्वपूर्ण घोषणा आपके सामने करके जा रहा हूं मैं, रीअलाइनमेंट होगा। अभी जरा राहुल गांधी जी की यात्रा को शुरू होने दीजिए। रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस में अभी हमने तो शुरू नहीं किया है। हम तो सबको साथ लेकर चलते हैं साहब। आप ही तो बोलते हो कि यहाँ पर भी इसको ले लेते हैं, वहां पर भी इसको ले लेते हैं, और सब देश में आपने देखे ये पारिवारिक दल है तो कितनी जल्दी पलटी मारते हैं, और लव कुमार जी से बेहतर कौन जानता है। तो हम तो सारे ऑप्शन अभी भी खुले रख के चल रहे हैं, और आप मानकर चलिए हमारा बस चले तो राष्ट्र की सेवा में हम ब्रजमोहन जी को और उनकी पार्टी को भी साथ में ले लें। हमें कोई दिक्कत थोड़ा ना है। नहीं, आपको क्यों दिक्कत हो गया? आप तो पहले भी ले ही रखे हैं, इसलिए उसमें दिक्कत की बात कहाँ है? इनमें से केवल एक कांग्रेसी जो है जिसके साथ आप नहीं है, नहीं तो लव कुमार जी, ब्रजमोहन जी, ये सब तो आपके पुराने मित्र हैं, पुराने साथी हैं, कौन नहीं जानता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पार्टी एक तरफा जीत की ओर जा रही है, एक पार्टी जो लगातार प्रगति की ओर जा रही है, एक पार्टी जिसके नेता के प्रति देश में नहीं बल्कि दुनिया में सर्वाधिक रुझान के सर्वे लगातार आ रहे हैं, उस पार्टी के संदर्भ में सार्वजनिक मंच से कह दिया जाए कि अब हम भारत भाजपा मुक्त करने के संदर्भ में नारा देने जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है ब्रजमोहन जी कि आपने अपनी स्थिति हास्यास्पद कर ली? विपक्षी एकता के संदर्भ में बिखराव है, आप कितने एक हैं ये राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में दिखाई दे गया। नामांकन दाखिल कराने वाले लोग भाजपा के घोषित प्रत्याशी के समर्थन में मतदान कर आए। ऐसी हालत के बीच में ऐसे नेता के लिए, ऐसी पार्टी के लिए ये नारा, क्या आपको नहीं लगता है थोड़ा जल्दबाजी कर दी, गंभीरता खत्म कर दी आपने, संघर्ष की संजीदगी खत्म कर दी, और कुल मिलाकर इस विषय को संकल्प या सपना तो छोड़िए, उपहास के रूप में न देखा जाए? मैं सोचता हूँ इसको उपहास के रूप में देखना तो बिल्कुल गलत होगा डॉक्टर साहब जी। कि राजनीति की का परसेप्शन बनाना बहुत जरूरी होगा जी, और जब तक परसेप्शन नहीं बनेगा, जब तक लोग, जो सबसे पहले तो जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, यदि वो अपने नेता के परसेप्शन से सहमत नहीं होंगे तो जनता के बीच में कैसे जाएंगे जी। भारत बहुत बड़ा देश है, और इस बड़े देश में जो हमारे मतदाताओं की जो संख्या 90 करोड़ के आसपास मतदाता है, तो ऐसी स्थिति में उन तक अगर हमको अपनी बात पहुंचानी है तो जो राजनीतिक दलों के नेता हैं वो अपनी बात पहले से कहते हैं। जैसे कि अभी आदरणीय मोदी जी ने 15 अगस्त को बहुत खुल के इस बात को कहा है, तो उनकी जो स्पीच थी वो पूरी तौर से अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए थी। तो ये काम दूसरे दल भी कर रहे हैं, वो करना चाहिए। लेकिन ये बात सच है कि अभी भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो अपने उन वायदों को पूरा नहीं कर पाया जो 8 साल में उन्होंने किए। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात कहता हूं जी। भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी को मैं सुन रहा था 15 अगस्त को, उन्होंने बहुत ही गंभीरता से इस बात को कहा कि मैं चाहता हूं कि भ्रष्टाचार मुक्त हो और हमको भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए जी। बात बहुत अच्छी है, लेकिन आप बताइए कि एक राज्य जिसको कि ड्राई स्टेट डिक्लेयर किया गया हो, गुजरात, वहां पर 74 लोग नकली शराब पी के मर जाते हैं जी। जहां पर कि खुल के ये बात आ रही है कि आप 15 मिनट के नोटिस पर किसी भी प्रकार की शराब वहां पर मिल सकती है। तो आदरणीय मोदी जी जब ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, तो वहां पर जो एक्साइज मिनिस्टर थे जितेंद्र भाई जी, उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए था या नहीं? उनको तत्काल आदरणीय मोदी जी को निकालना चाहिए था कि नहीं?
यानी ये सामान्य राज्य नहीं है गुजरात, वहां के प्रधानमंत्री उस राज्य से हैं। वो प्रदेश देश के सबसे सशक्त नेता जो कि गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह साहब उस राज्य से हैं। वहां पर क्या शराब बिक रही है, कैसे बिक रही है शराब, और अगर बिकी तो सरकार ने वहां पर निर्णय क्या लिया, उस मंत्री को वहां पे रहने का हक कमाल की बात है। शराब के संदर्भ में हुआ, इस्तीफा ले लेना चाहिए था, इस्तीफा मांग लेना चाहिए था। आपकी सरकार के माननीय गृह मंत्री वसूली के चक्कर में जेल में पड़े रहे, आपसे जेल में बंद रहते तो इस्तीफा नहीं लिया गया। यहां पर आप बात कर रहे हैं कि ये बात आई, इनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया। आपके माननीय नवाब मलिक कितने महीने तक माननीय मंत्री रहते हुए जेल में दिखाई दिए, तब आपको इस्तीफे की याद नहीं आई, तब आपको इस्तीफे की जरूरत महसूस हुई। थोड़ा विरोधाभास लगता है ब्रजभवन जी, लेकिन मैं मुद्दे पर रहना चाहता हूं। हम थोड़ा भ्रमित हो रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपका कहना है कि परसेप्शन बनाना होता है, इसे उपहास में नहीं लेना चाहिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस व्यक्ति की एक आवाज पर देश ठहर जाता है, जब वो लॉकडाउन के संदर्भ में जनता कर्फ्यू की बात करते हैं, वो आह्वान करते हैं थाली ताली बजाने का, पूरा देश थाली ताली बजाने लगता है। वो आह्वान करते हैं 9 मिनट के लिए लाइट बंद करने का, लोग अपने घरों की लाइट बंद कर लेते हैं। अभी के संदर्भ में ही चले जाए, उन्होंने हर घर तिरंगा के संदर्भ में आह्वान कर दिया। कोई घर देश में दिखा नहीं जहाँ पे तिरंगा लगा नहीं। एक नेता ने अपने प्रति जनता को इस कदर सम्मोहित किया हुआ है, उस नेता और उस पार्टी के संदर्भ में सीधे कह दिया जाए कि भाजपा मुक्त भारत का नारा होना चाहिए। कि आपको नहीं लगता है जल्दबाजी है? विपक्षी एकता के संदर्भ में बिखराव के बीच ऐसा नारा कुल मिलाकर आपकी स्थिति को क्या हास्यास्पद नहीं करता है? क्या शरद पवार कहीं ज़्यादा संजीदगी भरी बात नहीं कर रहे कि हमें न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाना चाहिए, एक मंच पर आना चाहिए और उस पर बात करिए? क्या आपको नहीं लगता है कि ये लोग हड़बड़ाहट में, बौखलाहट में थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं? केसीआर को तेलंगाना में चुनौती मिल रही है तो उसके चलते बौखलाहट भरी अभिव्यक्ति वो बिहार में जाके कर रहे हैं। डॉक्टर साहब जी, अभी जब जेपी नड्डा साहब बिहार गए जी और उन्होंने वहां पर यह कहा कि हम सारे क्षेत्रीय दलों का वजूद खत्म करेंगे जी, इसका क्या मतलब है? क्या वो क्षेत्रीय दलों से डर रहे हैं? क्या उनको जेडीयू से डर लग रहा है? क्या उनको आरजेडी से डर लग रहा है? क्या उनको एनसीपी से डर लग रहा है? क्या वो आप पार्टी से घबराए हुए हैं? क्यों उन्होंने इस बात को कहा? उन्होंने इस बात को इसलिए कहा क्योंकि उनके लिए चुनौती क्षेत्रीय दल ही रह गए हैं। कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में जो हालत उन्होंने बना दी, उसके बाद उनको चुनौती किससे? आप स्वयं ही मान रहे हैं। आप स्वयं ही भी कार्यक्रम में बोल रहे थे कि क्षेत्रीय दल ताकत है, कौन इंकार करेगा? आज बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी चुनौती बने हुए हैं। तमिलनाडु के संदर्भ में बात करें, डीएमके चुनौती बनी हुई है। तो अगर इस नजरिए के साथ में जेपी नड्डा बात कर रहे हैं तो गलत थोड़ी कर रहे हैं। आप ऐतराज क्यों कर रहे हैं? मैं इसका इंटरप्रिटेशन, आपका इंटरप्रिटेशन ये, लेकिन मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी इन क्षेत्रीय दलों से हार रही है जी 2024 के इलेक्शन में। ये घबराहट है उनको, और उनको पूरा विश्वास हो गया है कि अगर ये क्षेत्रीय दल इसी प्रकार से सक्रिय रहेंगे तो अब हमारी सरकार नहीं आने वाली, वजूद मिटाने निकल पड़े। तो वजूद निपटाने के लिए निकल पड़े, और ये लोग भाजपा का वजूद निपटाने के लिए निकल पड़े। लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस कहां है? हितेश जी कुछ हस्तक्षेप पर जा रहे हैं, हितेश जी का हस्तक्षेप ले लेते हैं, फिर डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास आते हैं। जी हितेश जी। देखिए, मैं केवल 10 सेकंड कहना चाहता हूं। देखिए, भाजपा नहीं आएगी इसका तो सवाल नहीं उठता। उसका रीजन ये है, जो हिमांशु जी ने कितनी बार डेटा रख दिया है कि भाई 56% पर बीजेपी है जी, और अन्य जो है वो बाकी सब में जाते हैं, जिसमें 9% पौने 10% तो कांग्रेस ही है जी। तो इसलिए वो आप उसकी पीछे मत छुपिए। हिमांशु जी सही कह रहे हैं कि कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दलों की वजह से हम नहीं आ पा रहे हैं जी। तो ये बात सच है, तो ये बात सच्चाई है। लेकिन सवाल इस बात का है कि कांग्रेस कहां है? इसका उत्तर खोजने के लिए मैं वापस डॉक्टर अजय उपाध्याय आपके पास आ रहा हूं। क्या आप नहीं देख रहे हैं ये दोनों दल, अर्थात विपक्षियों के बाकी समूह और भारतीय जनता पार्टी मिलकर कांग्रेस का काम लगा देने के लिए बेहद तत्पर है। लव कुमार जी को देख रहे हैं, नीतीश कुमार जी को लेकर कितने अभिभूत हैं। आपके नेता राहुल गांधी जी को सिरे से खारिज कर दिया, आपको दिखाई दिया डॉक्टर अजय उपाध्याय जी? आपने देखकर भी अनदेखा कर दिया। तो थोड़ा चिंतित हो रहे हैं आप अपने लिए। नारा भाजपा मुक्त का भारत बनाने का, और पता चला सहयोग नरेंद्र मोदी जी का कांग्रेस मुक्त भारत का।
नहीं, लव कुमार जी को पूरा अधिकार है अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चैनलों में बात करना या उनकी प्रशंसा करना, क्यों नहीं करेंगे वो जी। हमारे साथ जो ब्रजमोहन जी हैं उनको अधिकार है पूरा अपने नेता को, शरद पवार जी की प्रशंसा करने का। मुझे भी अपना अधिकार है हमारे अपने नेता जो राहुल गांधी जी हैं उनसे बात करने का। ममता जी को उनके समर्थक भी चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, वो अपनी जगह पे है। जो मुद्दा है आज भाजपा, मैं अमूमन बीच में रोकता नहीं डॉक्टर अजय, लेकिन आपकी स्थिति थोड़ी अलग है। नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रस्तुत करने का लव कुमार जी को वाकई नैतिक अधिकार है, मेरा इससे ऐतराज नहीं। पर नीतीश कुमार वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री आपकी कृपा से, ऐसा मैं महसूस करता हूं, फिर भी आपके नेता को खारिज कर रहे हैं, इसमें मेरा ऐतराज है। आपको ऐतराज नहीं है तो अलग बात है, पर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री इसलिए हैं कि कांग्रेस के विधायकों का उन्हें समर्थन है। इसके बाद भी आपके नेता को सिरे से खारिज कर दिया लव कुमार जी ने। बताया कि क्या है राहुल गांधी, नीतीश कुमार जी के पास इतना प्रशासनिक तजुर्बा है, ऐसा सुशासन उन्होंने दिया है, और उन्होंने जितनी प्रशंसा नीतीश कुमार जी की साथ में बताया कि राहुल गांधी के पास इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। आपको कोई ऐतराज नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप जो है चैनल पे बैठ के क्या चाहते हैं कि हम दोनों भाई लड़े आपस में? ऐसा सब तो उन्होंने नहीं कहा है। हाँ, नीतीश कुमार की प्रशंसा उन्होंने की है तो मैं खुद कर रहा हूँ। वो बहुत तजुर्बेवान व्यक्ति हैं, बहुत प्रतिभावान व्यक्ति हैं। बिहार में उन्होंने बड़ा लंबे समय तक उन्होंने अनुभव उनका है, इसमें क्या दुख? अच्छा, तो फिर सीधा सवाल, विपक्षी एकता का नायक कौन होना चाहिए, राहुल गांधी या नीतीश कुमार? चलिए, किसी को नहीं लड़ा रहा, सीधा सवाल कर रहा हूं भाई, सामूहिक रूप से एक साथ आओ, किसके नेतृत्व में? राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, या नीतीश कुमार, शरद पवार, लव कुमार जी की पार्टी के नेता, या माननीय ब्रजमोहन जी की पार्टी के नेता? चलिए इस पे आ जाइए, किसी को नहीं लड़ा रहा, मासूम सा सवाल है मेरा। हितेश जी की भी जानने में दिलचस्पी होगी भाई, किसके नेतृत्व में जाने वाले हो? डॉक्टर साहब मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, अभी तो आपसे ही पूछ रहे हैं। मेरे नेता कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी है। कांग्रेस पार्टी का यदि प्रधानमंत्री बनेगा तो निश्चित तौर पे राहुल जी बनेंगे, लेकिन ये लव कुमार मिश्रा जी को अधिकार है नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाने का, ब्रजमोहन जी को अधिकार है शरद पवार जी को अधिकार बनाने का, और ये स्टूडियो कोई नहीं तय कर पाएगा, ना आप करेंगे ना। अजय उपाध्याय, आप भ्रमित हो रहे हैं। मैं फिर से दोहराता हूं भाई, बात क्या की जा रही है देश में कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए पूरे विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। तो एकजुट होकर किसके नेतृत्व में जाएंगे, ये चेहरा सामने आना चाहिए। तो आपसे सीधा सवाल है, क्या नीतीश कुमार जी की प्रशंसा में लव कुमार जी ने इतनी सारी बातें कही, आप भी समर्थन व्यक्त कर रहे थे, अभी आप बता रहे हाँ नीतीश कुमार जी में ये सब है, तो क्या आप मानते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जाया जाए, या उनसे भी ज्यादा प्रशासनिक अनुभव शरद पवार जी का है? तो क्या आपको लगता है कि शरद पवार जी के नेतृत्व में जाया जाए, या ऊर्जावान चेहरा, भविष्य की बड़ी संभावना माननीय राहुल गांधी, उनके नेतृत्व में बाकी सबको आना चाहिए? किस विचार के साथ है डॉक्टर अजय उपाध्याय? डॉक्टर साहब, यहाँ जितने लोग बैठे हैं आपके पैनल में, किसी को ये अधिकृत अधिकार नहीं है कि वो यहाँ तय कर दे कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन। अरे मेरे साथ में डॉक्टर हितेश वाजपेयी, क्यों हितेश वाजपेयी जी, किसको नेतृत्व करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी में 2024 के अंदर में? आपको कोई भ्रम है, कोई आशंका है, कोई डर है, कोई झिझक है? नहीं सर, मेरे को भी नहीं है, और आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं? अजय भैया को भी नहीं है, वो कह रहे हैं राहुल गांधी नहीं है, एक बार भी नहीं कहा उन्होंने, तो इसका स्वागत करिए, क्यों जबरदस्ती धर्म संकट में डाल रहे हो? अरे लेकिन आप भाजपा के संदर्भ में तो बता दीजिए, भाजपा के संदर्भ में इनको कहना किसी को अधिकार नहीं है। मैंने कहा कि डॉक्टर हितेश वाजपेयी को है अपनी पार्टी के संदर्भ में कहने का, कौन है? देखिए, हमारे तो नरेंद्र मोदी जी 24 में ही बन रहे हैं, हमें कोई हमको कंफ्यूजन है ना जनता को है। देख लीजिए अजय उपाध्याय, आपके सामने मैंने बता दिया कौन है, और अगर आप कहें तो लव कुमार जी से भी कहलवा दूं। देखिए, अब यहाँ डिफरेंस है, हमारे पास एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारी पार्टी में है। हमारा संसदीय दल जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करेगा कि कौन हमारा भविष्य का नेता, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट की बात आएगी तो होगा। अब यदि कोई वहां लोकतंत्र नहीं हो उनकी पार्टियों में, तो लोग अभी यहाँ पे तय कर देंगे। अब आपकी पार्टी का लोकतंत्र तो चौराहे पे आ रखा है। वो गुलाम नबी आजाद रोज बता रहे हैं कि लोकतंत्र कैसा है, वो मनीष तिवारी भी रोज बता रहे हैं कि कैसा है, और वो शशि थरूर भी बता रहे हैं कैसा है। बड़ी दिक्कत है डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आप जितने शरीफ और शालीन तरीके से बात कर रहे हैं ना, आपकी पार्टी के लोग सड़क पर ऐसे अंदाज में बात नहीं कर रहे, बहुत दिक्कत हो गई है इस संदर्भ में। पर मैं लव कुमार जी आपसे जानना चाहता हूं, आपको तो कोई भ्रम नहीं है, क्या विपक्ष के तौर पर सबसे बेहतर चेहरा नीतीश कुमार नहीं है, या आपको लगता है नीतीश कुमार के अलावा बाकी नामों पर विचार होना चाहिए मोदी जी का मुकाबला करने के लिए? एक बिहार भर का मुख्यमंत्री क्या मुकाबला करेगा पूरे देश में, क्या कहते हैं आप? देखिए हिमांशु जी, मैंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है, मैंने अपने नेता का
गुण बताया है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व के कहीं से कोई छिपा भी नहीं है। और पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व की तुलना की जाए तो शायद ही बहुत कम लोग उनके व्यक्तित्व के बराबर होंगे जी। और वो कोई मैं अकेले नहीं कह रहा हूं, हमारे साथी भी बहुत चिल्ला कर देते थे। लेकिन जैसा वो कह रहे थे कि 24 में बिल्कुल मोदी जी आ रहे हैं, यही भ्रम था। हम लोग साथ में थे। साइनिंग इंडिया एक बार याद है, अटल बिहारी वाजपेयी को कह रहा था क्या कि कोई हटाएगा जी। लेकिन हद क्या हुआ चुनाव में जी। अभी चुनाव पार्टियां नहीं लड़ रही है। डॉक्टर हिमांशु त्रिवेदी जी इस बात को नोट कर लीजिए। 24 के चुनाव के बाद भी मैं आपके पास आऊंगा। चुनाव जनता लड़ रही है और जब जनता लड़ती है ना तो अहंकारी सत्ता का जो हस्र होते आया है वो आप हर समय देखे हैं और फिर वही होगा। इस अहंकारी सत्ता का ये हस्र होगा। अरे लव कुमार जी, आप ये बात तो छोड़ दीजिए हमारे साथ में कि 2024 के बाद मैं फिर आऊंगा और यही बात निकलेगी। आप हमारे साथ 20 दिन पहले भी थे, आपने कहा था सरकार मस्त चल रही है, ऐसे ही चलेगी। पता चला अगले ही दिन बदल गया। हम बार बार बोल रहे थे कल आपको आना है लव कुमार जी, फिर भी बदल गया। आप बार बार बोलते रहिए शादी चलेगी और अगले दिन तलाक के पेपर फाइल हो गए। तो ये बात मत कहिए, आपकी बात को हम बहुत ध्यान में रखते हैं तो इसलिए वो बात बहुत स्पष्ट है। लेकिन आपसे फिर पूछता हूं, आपने फिर कहा नीतीश कुमार के मुकाबले कौन है? राहुल गांधी को तो आपने सिरे से खारिज कर दिया। शरद पवार जी के संदर्भ में वो बता दीजिए, ब्रजमोहन जी काफी बेकरार होंगे। शरद पवार नीतीश कुमार के मुकाबले हैं या शरद पवार को भी आप खारिज करते हैं? सभी हमारे आदरणीय है। मैं किसी के मुकाबले में किसी को खड़ा नहीं करता जी। और एक साथ में विपक्ष बैठेगा और नेता 5 मिनट में तय कर लिया जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी के कन्वेनरशिप में इस चुनाव को अगर लड़ा जाएगा तो उनके पास इतनी क्षमता है, पूरे देश में हो जाएंगे और पूरे देश में उनका एक ऐसा अपील है जो बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बना है उसको समेट कर अपने साथ। देखिए गठबंधन की इतनी अच्छी सरकार। तो इस कार्यक्रम का एक फायदा तो हुआ, प्रधानमंत्री पद के तौर पर नीतीश कुमार की उम्मीदवारी को खारिज करते हुए संयुक्त विपक्ष के संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार की भूमिका हो तो भी काम बन जाएगा, ऐसा लव कुमार जी ने बताया। ध्यान रहे हितेश जी, आपके सनद रहे। लेकिन ब्रजमोहन जी को हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, एक बार ब्रजमोहन जी की बात और सुन लेते हैं। जी ब्रजमोहन जी। बस मैं इतनी छोटी सी बात कहना चाह रहा था कि किसी भी विपक्ष के नेता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब का नाम नहीं लिया जी। आज आपके इस पैनल में हम 4 लोग हैं जी। अगर इस पे मतदान कराया जाए तो 1:3 का हिस्सा आ रहा है जी। तो ये बात तो तय है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी को इस देश में फिर से प्रधानमंत्री के रूप में विपक्ष का कोई भी कार्यकर्ता, विपक्ष का कोई भी नेता नहीं देखना चाहता जी। अब ये बात पक्की है कि आपस में बैठ के, जैसा कि केसीआर साहब ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम लोग जब सब बैठे तो उस पर तय कर लेंगे जी। और मैं सोचता हूं कि 1977 को यदि हम देखें तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने जो जनसंघ के रूप में थी इंदिरा जी की सरकार को हटाने के लिए उन्होंने अपना नाम और झंडा तक बदल दिया। तो अगर ऐसा प्रयोग विपक्ष आज करना चाहता है तो इसमें क्या, तो ये आपका संदेश किसके लिए है? क्या आप अजय उपाध्याय जी को ये संदेश दे रहे हैं कि देखिए भाजपा उस दौर में जनसंघ के तौर पर कुर्बानी दी थी, अपना झंडा डंडा सब हटा लिया था और केसीआर बोल भी चुके हैं, क्या थर्ड फ्रंट की बात, हम मेन फ्रंट होंगे। तो क्या आपका ये मासूम सा संदेश ब्रजमोहन जी डॉक्टर अजय उपाध्याय के लिए है कि कांग्रेस को अपना झंडा डंडा अब घर पे रख देना है और संयुक्त विपक्ष की मुहिम का अपने आप को भुलाकर हिस्सा हो जाना है? थोड़ा स्पष्ट हो जाए। नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं, ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये उन सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के और नेताओं के और राजनीतिक दलों के लिए है जो भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र को तहस नहस करने वाली नीतियों से असहमत। उन सब लोगों को मिलकर इस पर चर्चा करना चाहिए, बैठ के फैसला लेना चाहिए। आपने उदाहरण दिया ब्रजमोहन जी जनसंघ का कि देखिए जनसंघ ने अपना वजूद खत्म कर दिया था इंदिरा गांधी को हटाने के लिए, पर मैं समझ नहीं पाया आपकी बात कि आप कांग्रेस से ऐसा आह्वान क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों हिचकिचा गए आप? बहरहाल मैं आखिरी टिप्पणी के लिए एक बार फिर डॉक्टर हितेश वाजपेयी के पास आना चाहता हूं और हितेश जी से जानना चाहता हूं इस नारे में कितना दम, भाजपा मुक्त भारत, लय बहुत अच्छी है, बाकी के संदर्भ में डॉक्टर हितेश वाजपेयी की टिप्पणी, आखिरी टिप्पणी। देखिए हिमांशु जी, मैं बिल्कुल इसी को कहना चाहता हूं और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको कहने जा रहा हूं कि देयर विल बी अ न्यू पॉलिटिकल अलाइनमेंट इन द कंट्री। नया अलाइनमेंट होगा एनडीए का भी और यूपीए का भी। मैं बहुत कुछ बिटवीन द लाइंस इसमें कह रहा हूं, उसका इंतजार करिए, आपको एक नया गुलदस्ता सामने दिखाई देगा। तो इसीलिए ब्रजमोहन जी की बात को सीरियसली मत ले लेना आप।
जी, तो कुल मिलाकर डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने बताया कि पुनर्गठन का दौर शुरू होने वाला है। इस पुनर्गठन में एनडीए भी नए स्वरूप में होगा, यूपीए भी नए स्वरूप में होगा, और इन दोनों गुलदस्तों से जो कुछ बच जाएगा वो तीसरे गुलदस्ते के तौर पर देश के सम्मुख आ जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर अभी भाजपा मुक्त भारत के संदर्भ में नारा ही दिया जा सकता है। उसे हकीकत में बदलने के लिए जिस जज्बे की, जिस एकता की और जिस नेतृत्व की जरूरत है, उसके संदर्भ में विपक्ष अभी खुद असमंजस में है। पहले वो अपना असमंजस दूर करे, तब शायद जनता उनके आह्वान या नारे पर विचार करे। देखिए, इस नारे पर विचार करने के लिए जनमानस को तैयार करने लायक विपक्ष बन पाएगा, हमें इंतजार रहेगा। आप चारों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। कमाल की पंक्तियां हमें मिली हैं, जनता को समर्पित। हमारे आज की ये पंक्तियां कहती हैं कि अनुकूल अवसर पर दयामय फिर दया दिखलाएंगे, अनुकूल अवसर पर दयामय फिर दया दिखलाएंगे, वे दिन यहां फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे। मैथिली शरण गुप्ता ने क्या कमाल की बात कही थी। जो भी विपक्ष है वो जनता के संदर्भ में इसी भावना के साथ है कि जनता शायद फिर दया करेगी, और अगर दया करेगी तो उनके सुनहरे दिन फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे। देखें, वाकई ये दिन आएंगे, इंतजार करते हैं। और इसी के साथ अब आपसे इजाजत लेते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सादर प्रणाम।